गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, हाफ सेल बना ली थी। ठीक है, एनोड की हाफ सेल और कैथोड की हाफ सेल, और उतना समझ में आया था वहां तक कैसे बनी थी सेल्स। उसके आगे का पोर्शन अब कंटिन्यू करना है। देखो हाफ सेल अगर बन गई है तो अब मुझे क्या करना है, इन दो हाफ सेल को जोड़ के एक कंप्लीट सेल या सर्किट बना के और करंट जनरेट करवाना है। हाफ सेल में मतलब करंट जनरेट हो रहा था क्या? नहीं, सिर्फ पोटेंशियल जनरेट हुआ था कि हाफ सेल बनी, उसमें रॉड और लिक्विड सरफेस के वहाँ पोटेंशियल जनरेट हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और उसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था। इतना समझ में आया था सबको कि पहली वाली रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ठीक है, और दूसरी वाली रॉड में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज उसके आसपास चिपक गए थे। ठीक है, अब यहाँ से करंट फ्लो तो नहीं हुआ था ना अभी, जब तक मैं इसको वायर से न जोड़ूं। क्लियर है? तो अब क्या होगा, यहाँ पे अपने को दोनों हाफ सेल जोड़ के और करंट फ्लो करवाना है। तो जब ये दोनों हाफ सेल को जोड़ते हैं और फिर जो सेल बनती है वो होती है अपनी गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और ये गैल्वेनिक और वोल्टिक ये दो नाम साइंटिस्ट के बेस पे दिए गए थे। ठीक है, और उस सेल को इन जनरल बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये वही लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। ठीक है, और इसमें जब जिंक और कॉपर वाला एग्जाम्पल लेंगे तो उसी सेल का नाम क्या हो जाएगा, डेनियल सेल। क्लियर है? और कुछ और दूसरी रॉड ले लूंगा तो फिर डेनियल सेल नहीं रहेगा, फिर उस सेल का नाम कुछ और रहेगा। लेकिन अपनी बुक में जो एग्जांपल दिया वो जिंक और कॉपर रॉड को लेके दिया है, और वो किसका एग्जांपल है, डेनियल सेल का। ठीक है, चलो, तो ये नाम साइंटिस्ट के बेसिस पे दिया था, ये लुगी गैल्वेनिक और एलिसेंड्रो वोल्टा। कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए ये गैल्वेनिक और वोल्टा जो थे साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। बस कोई ईयर वियर भी याद नहीं रखना है, बस इतना पता होना चाहिए साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, चलो, अब ये बहुत बार पढ़ा के आ चुका हूँ, स्टार्टिंग से हर लेक्चर में रिपीट किया ही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अपन ने कुछ केमिकल्स रखे थे लिक्विड और उसमें रॉड डाली थी, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी कुछ कुछ। अब जब इन केमिकल्स से मैं वायर जोड़ दूंगा, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से क्या बनाया अपन ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर बोलूं कि इधर से वायर आया, उसको एक बल्ब से जोड़ा, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से वो वायर इसमें रखा, तो ये बल्ब चलेगा। क्लियर है? अब बल्ब चल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी तभी चल रहा है। और बल्ब क्यों चलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे बल्ब के अंदर से होते हुए और फिर इधर जाएंगे, तो अगर करंट पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो होता है। ठीक है, तो एनर्जी दैट कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये समझ में आता है सबको। अ सेल इन विच केमिकल रिएक्ट टू जनरेट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसके बाद आएगा सेल। अब देखो इसके एग्जांपल्स, घड़ी में जो सेल डलते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट में जो सेल डल रहे हैं अपने नॉर्मल, चाहे वो पेंसिल सेल हो चाहे वो पतले वाले सेल हो, समझ गए, फ्लैट वाले। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन है कि ये याद रखना है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। लोहे पे जो जंग लगता है ना, वो अगर पूछो किसका एग्जांपल है तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमको लगेगा कि यहाँ पे तो सेल वेल है ही नहीं या ऐसी कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? तो इसको मेंशन कर लेना, बाकी ये सब तो नॉर्मल पता ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो कल जो अपन ने पोटेंशियल जनरेट करवाया था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, और एक फिक्स टेम्परेचर फिक्स कॉन्सेंट्रेशन इस पे हो रहा हो तो उसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बस वही डेफिनेशन लिखी है और कुछ नहीं है। ठीक है, कल वाले पोर्शन को कंटिन्यू करके द टेंडेंसी, और उसमें हो क्या रहा था, जो भी मेटल का अपन रॉड ले रहे थे, सॉल्यूशन भी उसी मेटल के आयंस का या फिर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन का था। तो जैसे कॉपर है तो कॉपर को किस सॉल्यूशन में डालूंगा, कॉपर सल्फेट, या फिर कॉपर के ही कोई भी दूसरे अदर सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, ये तो वही लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज व्हेन इट इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। ठीक है, उस मेटल को अगर उसी के सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो रॉड अब कैसे, मतलब उस पर या तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। तो ये जो अब इकट्ठा होके अब जो रॉड बनी है इसका या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो ऑक्सीडेशन होगा, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो रिडक्शन होगा। क्लियर है? आता है ना ये सब समझ में? ठीक है, तुमको बेटा समझ में आया था घर जाके पढ़ा था तो, कि नहीं आया था? पढ़ा था घर जाके कि नहीं पढ़ा था, आया? ठीक है, चलो। द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, देखो या तो रिड्यूस हो सकता है या ऑक्सीडाइज हो सकता है।
ठीक है, डिपेंड करेगा कि उस पर चार्ज क्या आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑक्सीडाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज व्हेन इट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, इतना लिख लिया था। अब अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं तो स्टैंडर्ड उसको कब बोलूँ हमें, जब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर ये सब चीजें फिक्स कर देते हैं। तो वही लिखा है द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज कॉन्टेक्ट विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एट इतना केल्विन। तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो उसमें प्रेशर भी फिक्स कर देते हैं 1 atm। क्लियर है? तो टेम्परेचर फिक्स किया और मतलब 1 मोलर और ये फिक्स किया और साथ में 1 atm भी लिख लो, प्रेशर भी फिक्स कर दिया। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा। क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही अपन क्या मान के चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि IUPAC ने माना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही देखोगे और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ सकता है अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो, और रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल भी आ सकता है। लेकिन बुक ने या IUPAC जो है उनने क्या माना है कि जितने भी रिएक्शन हो रही है सबको उसने रिडक्शन पोटेंशियल से ही देखा है। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रही है और उसकी कुछ वैल्यू आ रही है तो उसको वैल्यू अपोजिट करके रिडक्शन पोटेंशियल में डाला है। समझ गए? क्योंकि SRP SOP जस्ट अपोजिट होते हैं सिंबल में। तो मान लो किसी की पॉजिटिव में वैल्यू आ रही तो उसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव में आ रही तो पॉजिटिव कर दिया। समझ गए? ठीक है, कौन सा ये द पोटेंशियल सेटअप, एक फिक्स क्या बोलते हैं, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर पे अगर वही पोटेंशियल आता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कल जो अपन ने बनाया था ना, यहाँ पोटेंशियल ये देखो, अगर वो था तो नेगेटिव पहले वाला था तो, और बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत सारे सॉल्यूशन में आयन थे। समझ गए? तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो इतना सारा गैप आ रहा है ये पोटेंशियल जनरेट हुआ था, तो इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉल्यूशन में मैं 1 मोलर ही कॉन्सेंट्रेशन लूँ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना रहे 298 केल्विन, और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है वो कितना हो 1 atm, अगर ये कंडीशन फिक्स है तो क्या बोलूँगा मैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा मेरे को वो स्टैंडर्ड आया है। मान लो जैसे अभी ठंडी वाला है, ठीक है, तो अभी अगर नापूँ तो वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रूम टेम्परेचर पे है और फिर ये देखूँगा तो जो पोटेंशियल मिलेगा मुझे वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, वो समझ में आया। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही वो रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलता है IUPAC, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो चाहे रिड्यूस हो, दोनों को वो क्या मानता है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो उसका सिंबल अपोजिट करके उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो अच्छा देखो, अब ये वैल्यू आती है कैसे, पहले तो ये पता करना होता है। जैसे मैंने ये रख दिया तो अब यहाँ से तुमको कोई वैल्यू थोड़ी ना समझ में आ रही कि क्या हो रहा है, तो तुम क्या करते हो, अब जब बाद में पढ़ेंगे इसको एक दूसरे बीकर से कनेक्ट करते हो। वो बीकर किसका होता है, FHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होता है। कि इसमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, प्लेटिनम का वायर होता है और ये प्लेटिनम की थिन फॉइल होती है, यहाँ HCl रखा हुआ होता है। तो ये जब पढ़ेंगे अपन FHE में पढ़ेंगे अभी, तो FHE में जो पोटेंशियल आता है, FHE में जो पोटेंशियल आता है वो 0 मानना है। ठीक है, FHE का पोटेंशियल अगर 0 मान लिया मैंने, तो जैसे ये वायर में इससे कनेक्ट करूंगा तो वोल्ट मीटर में जो भी डिफ्लेक्शन दिखेगा वो इसी का दिखेगा ना। फिर जितना भी डिफ्लेक्शन आया वो इसका मानूंगा मैं, या फिर बोलूँ कि यहाँ मान लो 10 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, तो जो गैप आया होगा वो इसका। समझ गया ना, कि अगर इसका पोटेंशियल 5 होता, इसका 15 होता, तो कैसे पता करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वाली चीज क्या है। तो अपन ने, उन्होंने क्या माना है कि FHE का जो पोटेंशियल होता है 0 मान लिया, तो जो भी पूरा की पूरा डिफ्लेक्शन आएगा वो इसकी वजह से ही आएगा। तो कोई भी रॉड, जैसे कॉपर की रॉड डाली कॉपर के सॉल्यूशन में और उसको कहाँ से कनेक्ट किया, FHE से, तो जो भी वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगा वो इसके पोटेंशियल की वजह से आएगा ना। जिंक की रॉड डाली जिंक के सॉल्यूशन में और उसको कनेक्ट किया इससे, तो जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो इसके पोटेंशियल की वजह से आएगा, जहाँ पे चार्ज जनरेट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस पे डिपेंड करेगा कि शी का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, वो सब चीजें जब शी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।
देखो बस अभी इतना याद रखो, कैसे आएगा वो छोड़ दो, अभी उसका जीरो कैसे आया, वो ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस होगा वो छोड़ दो, ठीक है। अपन ने कोई भी मेटल रॉड वाला इलेक्ट्रोड, चाहे वो जिंक का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे कोई दूसरे एलिमेंट का हो, ठीक है, उसको उसके सॉल्यूशन में डिप किया, उस पर जो भी पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, ठीक है, उस पोटेंशियल वाले मतलब ये रॉड से एक वायर कनेक्ट किया वोल्ट मीटर के थ्रू, उस वायर को अपन ने कनेक्ट किया FAG वाले अपैरेटस से, ठीक है। और FAG का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आता है 0, ठीक है। FAG का माना है अपन ने, एक स्टैंडर्ड माना है 0 आता है। तो जो भी इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा वो किसकी वजह से आएगा, फिर इसकी वजह से। तो जो भी डिफ्लेक्शन आया वो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी अगर कंडीशन फिक्स है 1 मोलर टेम्परेचर, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए। तो कोई भी रॉड का, जैसे मैंने बोला लिथियम का SRP क्या होगा, कैसे पता करूं, ऐसे तो पता नहीं लगेगा ना। तो मैंने क्या किया, लिथियम लिया, लिथियम की रॉड ली, लिथियम के सॉल्यूशन में डाली और उससे एक वायर निकाल के शी से कनेक्ट किया। तो जो भी डिफ्लेक्शन मेरे को दिखा है, आ जाओ, जो भी डिफ्लेक्शन दिखा है वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आया ना, लिथियम की वजह से। तो फिर मैंने लिख दिया उसमें इतना आया है। मैंने सोडियम लिया, सोडियम को सॉल्यूशन में डाला और फिर उसको शी से कनेक्ट किया, जो भी डिफ्लेक्शन दिखा उसकी वैल्यू लिख दी। तो ऐसे में हर एक अलग अलग एलिमेंट से एक्सपेरिमेंट कर करके और मैंने वैल्यूज लिख दी शी के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 रखी है तो जितनों की भी नेगेटिव आई थी उसको ऊपर कर दिया, जितनों की उससे पॉजिटिव आए थे उनको नीचे कर दिया। समझ गए। 0 मानते हैं उसको, FHE वाले को। तो FHE का पोटेंशियल क्या आता है, 0। मतलब FHE का जो E लोगे या फिर बोलूं E0, वो क्या लिया है, 0। E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और E लेता तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो क्या लिया, 0। तो उससे अपन यहां पे जो भी आएगा वो पता कर सकते हैं ना। ये तो कोई भी मेटल का कैसे पता करते हैं, FHE से कनेक्ट करके, ठीक है। फिर जब FHE पढ़ेंगे तो उसको ढंग से समझ लेंगे कि हो कैसा रहा है प्रोसेस रिएक्शंस के साथ। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। चलो अब नया टॉपिक पढ़ना है आगे का, ये तो कल तक का था ऐसे ही। चलो सभी इधर देखो बेटा ना। अब देखो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था, ये एक जिंक का पढ़ा था, एक कॉपर का पढ़ा था, ठीक है। अब आज क्या करेंगे, वो जो जिंक और कॉपर के अपन ने 2 हाफ सेल बनाए थे उनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। जिंक और उनके हाफ सेल को क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं। क्या, अच्छा हाँ देखो, अगर पॉजिटिव SRP की वैल्यू आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सॉरी है ना, SRP की नहीं, तो मेटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर पॉजिटिव आ रही है स्टैंडर्ड, देखो पहली चीज तो उसने बोल दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तुम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलोगे, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP हुआ ना, ठीक है। इसको वो क्या मान रहा है, SRP मान रहा है, हाँ। FHE से ही इनकी वैल्यूज पता कर पाओगे, जो आती है ना -3.07 प्लस, वो कहीं से पता करोगे, FHE से कनेक्ट करके जो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा वो होती है वैल्यू। क्लियर है। चलो तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या माना है उन्होंने, रिडक्शन पोटेंशियल माना है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आती है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आ रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा। ऊपर नेगेटिव वाले होते हैं, नीचे पॉजिटिव वाले होते हैं, तो पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो वे लिखा है रिड्यूस होगा, ना कि ऑक्सीडाइज। एग्जाम्पल कॉपर, क्योंकि जितने मेटल नीचे आते हैं हाइड्रोजन के वो रिड्यूस होते हैं सारे। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना है, मतलब SRP की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो ऑक्सीडाइज होगा, सबसे ऊपर नेगेटिव वैल्यू तो ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आता है तो समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ये। और उसका एग्जांपल जिंक होगा, क्योंकि जिंक ऊपर आता है हाइड्रोजन के, तो इसीलिए फिर यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंक्लूजन आया था कि जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है उन सबकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो जिनकी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। जिनकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो सब क्या होंगे, रिड्यूस। तो यहाँ पे जब भी नेगेटिव वैल्यू में आ रहा होगा, ठीक है, मतलब समझ जाना ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो रिड्यूस। तो FHE जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सामने कौन से रॉड है, ठीक है। सामने अगर मान लो जिंक है तो मुझे पता है कि जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो FHE क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगर ये कॉपर की रॉड लेता हूं तो कॉपर क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज, है ना, कॉपर।
कॉपर तो नीचे आएगा ना, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा तो शी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो FeC में हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सामने कौन है। कॉपर नीचे है ना, नीचे वाला ऑक्सीडाइज अच्छा रिड्यूस होता है, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, हाँ नीचे वाला रिड्यूस होता है, हाँ नहीं हाँ हाँ वो उसके एग्जांपल से, हाँ ठीक है समझ गया मैं, ठीक है। तो शी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करता है सामने कौन है। क्लियर है सभी को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसमें जब रिएक्शंस लिखेंगे अपन आगे, तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन की है तो हाइड्रोजन की रिडक्शन की लिखनी पड़ेगी, इसकी रिडक्शन की तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन की लिखनी पड़ेगी। शी दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा सामने कौन सी रिएक्शन, मतलब कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो अपने को पढ़ना है गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बनेगा कैसे, दो हाफ सेल से, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल। एग्जाम्पल क्या है, डैनियल सेल। डैनियल सेल का मतलब है कि तुमने जिंक और कॉपर वाला ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट लोगे तो वो फिर जिंक कॉपर वाला सेल। क्लियर है। अब इसमें किया क्या है, देखो भाई कल जो अपन ने सेल्स ली थी, एक ये था, एक ये था। अभी बनाना मत तुम लोग है ना इसको, क्योंकि इसमें चेंजेस आते जाएंगे और फिर लिखते जाना। देखो ये सॉल्यूशन किसका था, जिंक का था, ठीक है। ZnSO4 का सॉल्यूशन था, मतलब इसमें जिंक और सल्फेट के आयन घूम रहे होंगे। और रॉड कहीं की थी, ये जिंक की रॉड थी, ठीक है। ये क्या है, कॉपर की रॉड है, और सॉल्यूशन कहीं का है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। जो रॉड लोगे वही सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। बस पता है तुमको क्वेश्चन क्या आएंगे, E0 निकालना, एक FRP देगा, एक SOP देगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते बन जाएंगे। वो भी उसके वैल्यू से मैं बता दूंगा, समझ में आ जाता है बहुत आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है नर्व्स इक्वेशन से, नर्व्स इक्वेशन के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। तो क्वेश्चन करवाने में तुम्हें बहुत जल्दी लिखवा के क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन फिर वही है कि अगर तुम्हारे मन में डाउट रहा कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है ये चीजें, तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बाद में थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा तुमको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ही पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज और 4 ऑप्शन दिए, तो तुमको आना चाहिए। और सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज कर रहे हैं, आना चाहिए। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। अब ये नहीं पढ़ते अलग से, डायरेक्ट ये बनवाते तो भी दिक्कत, तो इसीलिए पहले इंडिविजुअल पढ़ा दिए, अब दोनों को मिक्स। देखो ये जो जिंक की रॉड थी, जब जिंक की रॉड को मैं जिंक के सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो इसमें क्या हो रहा था, जिंक के आयन अंदर आ रहे थे, Zn+2 वहां से रिलीज होके कहाँ आ रहा था, सॉल्यूशन में। ये समझ में आता है। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे थे ना, ठीक है। तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और जिंक कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में। तो रॉड थिन हो जाएगी, ये याद रखना। अब मैं सारी चीजें यहाँ एक साथ नहीं बना सकता, ठीक है, कि थिन रॉड भी बना दूं, ये सारी चीजें मतलब तुम अलग से याद रख लेना है, ऐसा साइड में बना के लिख लेना कि ये रॉड फिर कैसी हो जाएगी, ये हाँ, ये रॉड गेट्स थिन। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जब इसको कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन में मैंने डिप किया, तो इसमें क्या हुआ था कि जो कॉपर के आयंस यहाँ पे थे वो रॉड पे जाके चिपक गए। जो कॉपर +2 यहाँ पे थे ना, ये कहाँ आके लग गए, यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे आके लग गए तो ये रॉड कैसी दिखेगी फिर मेरे को, ऐसी। समझ गए। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इधर बातें नहीं करो, कॉपर के जो आयन सॉल्यूशन में थे वो आके इस पे लग गए, तो अब रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
और साइड में देखो कॉपर यहां से यहां आ गया, तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, सल्फेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर सल्फेट बचा है तो वो इसके आसपास इकट्ठा होगा ना फिर, क्योंकि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो साइड में क्या चार्ज बचेगा फिर तुम्हारे पास, नेगेटिव। ये समझ में आता है, ये सल्फेट की वजह से ना। और यहां पे साइड में क्या बचेगा फिर, क्योंकि माइनस इस पे रह गया तो साइड में फिर पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा बाद में, तो साइड में क्या चार्ज आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव। इतना समझ में आया सभी को, कोई डाउट इसमें? ठीक है, और ये वाली रॉड थिक हो जाएगी और ये थिन हो जाएगी, समझ में आता है? ठीक है, अब देखो ये जो है पोटेंशियल जनरेट होता है इन दो, लिक्विड फेज और रॉड मतलब सॉलिड फेज के बीच में। यही क्या अपना इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ भी जनरेट होगा, यहाँ भी जनरेट होगा। जब अपन इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अभी ये वाला क्या हो गया अपने, इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इसमें क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन का सिंक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो या फिर बोलो एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसको एक वायर से कनेक्ट करूंगा, बेटा इधर है ना, ये वोल्ट मीटर लगाया बीच में, ठीक है, और एक वायर से कनेक्ट किया, या फिर बोलो अगर बल्ब लगाया तो बल्ब चलेगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, बल्ब जलने लगेगा यहाँ पे, और बल्ब जल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, श्योर हो गया। अब वो कितना फ्लो हो रहा है वो बल्ब से तो नहीं पता कर पाऊंगा ना, कि बल्ब तेज जल रहा है कम जल रहा है, वो वोल्ट मीटर लगा के पता कर पाऊंगा। तो वोल्ट मीटर लगाऊंगा और देखूंगा कि डिफ्लेक्शन कितने का आता है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है होता है 1.1 वोल्ट का। जब जिंक और कॉपर रॉड को कनेक्ट करोगे तो डिफ्लेक्शन कितने का आता है, 1.1 वोल्ट का। तो गैल्वेनिक सेल का या डैनियल सेल का पोटेंशियल पूछे तो कितना होता है, 1.1 वोल्ट का। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सिस्ट है, इधर वाले पे ना, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे और कहां जाएंगे, इस वाली रॉड में, क्योंकि इस वाली रॉड में क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन आके। ठीक है, अब मान लो अगर ये प्रोसेस क्या हो गया, अब मान लो ये प्रोसेस चल रही है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और उधर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और सॉल्यूशन में से कॉपर आयन कम हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, जिंक आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो आयनिक डिस्टर्बेंस होगा ना, इस डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए, या फिर हाँ मतलब ये ऐसा समझो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन उधर जाके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये प्रोसेस चल रही है, जिंक बहुत सारा इधर आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। मान लो यहाँ जब बहुत ज्यादा जिंक आ जाएगा और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, अब ये नेगेटिव से मतलब इलेक्ट्रॉन उधर जाया जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा ना कि यहाँ बहुत सारे जिंक इकट्ठा हो जाएगा, तो वो जिंक इलेक्ट्रॉन्स को अब फिर और ज्यादा फर्दर जाने नहीं देगा। समझ गए ये चीज, वो जिंक फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को और उधर नहीं जाने देगा। और उधर जो है पॉजिटिव आ गया, इस पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कॉपर आके चिपक रहा था, ये कॉपर आके नहीं चिपक पाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब वो कॉपर वाली चीज तो प्रोसेस एक टाइम के बाद रुक जाएगी। तो प्रोसेस एक टाइम के बाद ना रुके, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस पूरे को एक दूसरी थर्ड चीज से कनेक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, देखो इसको फिर थर्ड कौन सी चीज से कनेक्ट करूंगा मैं, एक यू शेप की ट्यूब होती है ऐसी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज देखो, इसके फिर पॉइंट्स अलग से लिखेंगे अपन, बट अभी सुनो, सॉल्ट ब्रिज में एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे। पहली चीज तो सॉल्ट ब्रिज में कोई लिक्विड वाली चीज नहीं है, क्योंकि लिक्विड होगा तो इधर और इधर गिर जाएगा ना, तो सेमी सॉलिड जैसी चीज है। अब वो सेमी सॉलिड चीज जो भी है उसको या तो अगार अगार में मिक्स करो तुम लोग, या फिर कोई भी ऐसा है जिससे थिक पेस्ट बन जाए, ऐसा समझ लो। ठीक है, थिक पेस्ट वाली चीज, तो वो थिक पेस्ट वाली चीज सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इसमें क्या यूज करेंगे अपन, KCl। ठीक है, और भी चीजें हैं बट अभी तुम याद रखो KCl अपन यूज करेंगे एज ए सॉल्ट ब्रिज में।
इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अब ये KCl क्या करेगा, K+ और Cl- जो है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या आयंस की न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, शिफ्ट होके आधे इधर आधे उधर। तो ऐसे करके वो आयंस की मोबिलिटी बोलो या फिर हाँ, फिर इसके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि जितने चलो रखो, सॉल्ट ब्रिज पे 2-3 पॉइंट याद रखो। पहली चीज तो कि सॉल्ट ब्रिज में जो भी आयंस मतलब ये वाले हैं, ये इन सॉल्यूशन के आयन से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन से आयन से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर जैसे सॉल्यूशन से आयन से रिएक्ट किए तो फिर यहाँ PPT बना लेंगे। तो अपन नहीं चाहते कि रिएक्शन में कोई थर्ड चीज आके इन्वॉल्व करे और रिएक्शन को डिस्टर्ब करे। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसा ही कोई चीज लेंगे जो इन दोनों के आयन से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर सेकंड चीज आती है कि सॉल्ट ब्रिज से जो भी आयन डिसलोकेट हो रहे हैं, चाहे वो इधर जाए चाहे उधर जाए, दोनों बराबर जाएंगे। लेफ्ट और राइट साइड में दोनों आयंस कैसे जाएंगे, बराबर। कि पोटेशियम अगर इधर जा रहा है और क्लोराइड उधर जा रहा है, तो जितने पोटेशियम मान लो 5 इधर गए तो 5 क्लोराइड उधर जाएंगे और बराबर रेट से स्पीड से जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड चीज आती है कि जो भी आयन पे चार्ज है वो सही बराबर होगा। जैसे K पे 1+ चार्ज है, Cl पे 1- चार्ज है, तो चार्जेस सेम होने चाहिए। समझ में आया? चार्जेस कैसे होंगे, सेम। अगर चार्ज मान लो प्लस वाले चार्ज ज्यादा हैं और माइनस वाला चार्ज कम है, तो भी वो चीज डिस्टर्ब होगी, आयनिक बैलेंस अपना। कि इधर वाले यहाँ जिंक बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे, यहाँ जिंक कॉपर बहुत ज्यादा, इसमें से कॉपर कम है तो इसमें माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर वो वाली जो चीजें अपने आयनिक बैलेंस वाली, वो यहाँ पे और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का क्या, पूरे सर्किट को ढंग से कनेक्ट कर दिया ताकि वो हमेशा चलता रहे। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ तो एक टाइम के बाद आके ये चीज रुक जाएगी। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब जब इसकी थ्योरी लिखेंगे तो तुमको एग्जैक्ट सॉल्ट ब्रिज के क्या 4-5 फंक्शन है वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये चीजें ऐसी हो क्यों रही है और कब तक चलेगी, क्या जो भी है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी लिख लें फटाफट से। ठीक है, देखो थ्योरी लिखोगे तो तुमको ज्यादा पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगी सारी चीजें कि क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है। क्लियर है? चलो थ्योरी में उधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, वो सब रब करके इस पूरे की अब डैनियल सेल की थ्योरी लिख रहे हैं। क्लियर है? चलो सब इधर ध्यान दो बेटा, वापस से सारे इधर देखो। अब सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट समझा दी थी, बट उसको लिख के और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लिख मैंने पूरा दिया। ये पोर्शन समझ में आ गया। इधर ये वाला क्या हो रहा था कि पहले हाफ सेल थी, यहाँ से जिंक इधर आ रहा था, यहाँ पे माइनस चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पे कॉपर इस पे चिपक रहा था, तो यहाँ पे SO4- अक्यूमुलेट हो रहा था, और इस पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव इस पे अक्यूमुलेट है, इस पे नेगेटिव। एक वायर से जोड़ूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इधर है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये चीज याद रहेगी ना कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ये समझ में आता है ना सभी को? ठीक है, और इसमें 1.1 वोल्ट का डिफ्लेक्शन शो होगा जब जिंक और कॉपर की रॉड को तुम कनेक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद देखो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला पोर्शन पहले पढ़ देता हूँ या फिर चलो धीरे धीरे क्या होगा, जब जैसे टाइम के साथ यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव आता जाएगा, सॉल्यूशन में क्या बहुत सारा पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, सॉल्यूशन में नेगेटिव बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब बहुत सारा नेगेटिव बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जाना चाहेंगे और यहाँ बहुत सारा अगर पॉजिटिव हो गया सॉल्यूशन में, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब बहुत सारा सल्फेट हो जाएगा, जैसे कॉपर तो बहुत सारा है चिपक जाएगा, तो मान के चलो ऑलमोस्ट कॉपर चिपक गया, तो सॉल्यूशन में क्या बचा, बहुत सारा नेगेटिव। ठीक है, अब बहुत सारा नेगेटिव अगर यहाँ पे पहले से ही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आने की कोशिश करेगा तो आ नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये रिपल्शन होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे जो सल्फेट है ये, तो इनमें क्या होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो Zn+2 है और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जाना है ना यहाँ से, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा तो जाने नहीं देगा। ये समझ में आ गया ना? सॉल्यूशन का जिंक इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने नहीं देगा, अट्रैक्ट कर रहा है तो ये सेल एक टाइम के बाद रुक जाएगा फिर। और यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है और सॉल्यूशन में क्या है, सल्फेट है, तो ये इसको आने नहीं देगा, रिपेल कर रहा है तो ये पॉइंट दोनों साइड में से ऐड कर लेना। तो एक टाइम के बाद ये सेल रुक जाएगी, तो ये सेल ना रुके
उसके लिए अपने को क्या चाहिए कि यहाँ से ये सल्फेट गायब हो जाए, या फिर सल्फेट, देखो सल्फेट का मेन रोल ये नहीं है कि वो सल्फेट है, सल्फेट का बस इतना है कि उसका नेगेटिव चार्ज दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव कम हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि पॉजिटिव कम हो जाए, पॉजिटिव कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएगा, वैसे भी पॉजिटिव की वजह से नहीं जा पा रहा ना थोड़े टाइम बाद। तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर जिंक है ये कोई दूसरे चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाए, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट है ये कोई दूसरे चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएंगे, सेल वापस चल जाएगी। तो उसके लिए अपन सॉल्ट ब्रिज को ऐड करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में जैसे KCl है तो K प्लस और Cl माइनस, तो इधर मेरे को कौन सा पॉजिटिव ज्यादा है ना, तो मैं क्या चाहूंगा पॉजिटिव कम हो जाए चार्ज, तो नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl माइनस है ना इसका, ये कहाँ आएगा, इधर, इधर कौन आएगा Cl माइनस। तो Cl माइनस जब यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन में तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा थोड़ा, तो ये प्लस जब इस Cl के साथ न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसको दिक्कत कौन दे रहा था, ये नहीं आने दे रहा था ना, तो इस साइड कौन आएगा पोटेशियम, तो K प्लस, हाँ K प्लस जब इधर आएगा, हाँ सुनो वरना उसका मतलब क्या सॉल्ट ब्रिज का, K प्लस जब इधर आएगा तो ये प्लस इस सॉल्यूशन के माइनस को न्यूट्रल करेगा, तो ये इसके माइनस इसके प्लस से न्यूट्रल हो जाएंगे थोड़े, तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज जैसे कनेक्ट करूंगा जितना Cl इधर आएगा, मान लो 5 Cl इधर आ रहे तो 5 पोटेशियम उधर जाने चाहिए, ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा उधर कम, बराबर चार्ज बराबर अमाउंट में बराबर वेलोसिटी से, स्पीड से, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन जल्दी जल्दी आ रहे हैं और पोटेशियम कम धीरे धीरे जा रहा है। जितनी स्पीड से क्लोरीन जा सकते हैं और जितने जाएंगे उतनी स्पीड से पोटेशियम भी जाना चाहिए और उतना ही जाना चाहिए, तभी वो सॉल्ट ब्रिज अच्छा वाला है। तो सॉल्ट ब्रिज में ऐसी चीज यूज करेंगे जो जिसके चार्ज बराबर हो, जो बराबर स्पीड से मूव करें, ठीक है। तो उसके सॉल्ट ब्रिज का कंडीशन लिखेंगे, बट समझ में आ गया ना क्या क्यों यूज कर रहे हैं। फिर जैसे सॉल्ट ब्रिज मैंने कनेक्ट किया, यहाँ का चार्ज न्यूट्रल तो वापस से रिएक्शन शुरू, यहाँ का चार्ज न्यूट्रल तो वापस से रिएक्शन शुरू, तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का इसलिए इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो हैं ये अपन ने पहले के लिखे हैं। देखो इधर वाली सेल जो है इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रॉड पे, इस वाली सेल, ये वाली सेल के इलेक्ट्रॉन का सिंक है रॉड, तो ये चीज रॉड के लिए लिखी गई है ना, याद रखना, और ये भी चीज रॉड के लिए लिखी गई है। क्लियर है कि इसकी रॉड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी रॉड इलेक्ट्रॉन का सिंक है। तो जैसे मैं इन दोनों को वायर से कनेक्ट करूंगा इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उधर, ठीक है। तो ठीक है वो तो, लेकिन ये पहले के पॉइंट लिखे अपन ने, ठीक है। जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट, ये समझ में आता है, क्योंकि जिंक के आयंस इधर इधर आते जाएंगे तो जिंक की रॉड पतली हो जाएगी तो उसका वेट कम होगा या गेट्स थिनर। कॉपर रॉड्स गेट थिक, क्योंकि वहां पे कॉपर के आयंस जमा हो रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट लिखा। अब देखो जिंक में क्या होता है, जो जिंक के आयंस टूट टूट के यहाँ नीचे गिर रहे हैं ना, तो ये जिंक का पीपीटी बना लेंगे, नीचे प्रेसिपिटेट बनेगा ना। कोई चीज, एक रॉड है, रॉड में से छोटे छोटे टुकड़े टूट के नीचे गिर रहे हैं तो नीचे जमेंगे ना, तो नीचे जमने को इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी। तो जिंक वाला जो है ये कैसा दिखेगा, रेड पीपीटी दिखेंगे इसमें तुमको Zn+ को आयन की वजह से जब ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, क्यों होता है, कॉपर आयन की वजह से। तो यहाँ से कॉपर आयन गायब होकर यहाँ पे चिपकने लगे ना, तो सॉल्यूशन में से जब कॉपर के आयन ही गायब हो रहे हैं तो कलर भी धीरे धीरे फेड हो जाएगा। समझ में आया ना, ये रॉड है, ये रॉड सारे कॉपर आयन को खींच रहा है, तो सॉल्यूशन से जब कॉपर के आयन कम हो रहे हैं तो सिर्फ सल्फेट बचा, सल्फेट की वजह से ब्लू कलर नहीं होता, कॉपर की वजह से ब्लू कलर होता है, और वहां से तो कॉपर गायब हो रहा है धीरे धीरे, तो कॉपर यहाँ आ रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे फेड होने लगेगा, तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे गायब होगा। तो वही लिखा है जी, कॉपर सल्फेट में कॉपर का कलर ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू कॉपर +2 आयन, और ये कलर धीरे धीरे फेड होगा, दिस ब्लू कलर फेड्स अवे ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आता है, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वही चीजें रिपीट हो रही है इसीलिए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो इस साइड का ये पॉइंट कंक्लूसिव याद रखना है तुमको, है ना। हाँ, इसमें टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, प्रोसेस की वजह से कि ऑक्सीडेशन या Zn आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस, ये वो सारी चीजें, ठीक है। इधर देखो सॉल्यूशन और रॉड, यहाँ पे सॉल्यूशन में फाइनली कौन सा चार्ज दिखेगा तुमको, पॉजिटिव, ड्यू टू जिंक आयन,
और रॉड में कैसा दिखेगा, नेगेटिव। यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसा दिखेगा, नेगेटिव। क्यों, सल्फेट बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, जिंक उधर चलेगा तो सल्फेट, और रॉड पे कैसा दिखेगा, पॉजिटिव, ड्यू टू कॉपर +2। ये समझ में आता है, ये आखिरी के पॉइंट सारे क्लियर है, ठीक है। अब अपन ने ये वाली जो सेल है अपन ने बनाई है, इस सेल का अपैरेटिव देख लेते हैं क्या क्या लग रहा है। 2 हाफ सेल लग रही है, समझ में आता है, 2 हाफ सेल लग रही है। उसके बाद एक वायर लग रहा है वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, और तीसरा क्या लग रहा है, सॉल्ट ब्रिज। तो 3 ही चीजें लग रही है अपैरेटस में। ये सब 11th-12th में लिखने के काम का है, बट समझ गया ना। तो अपैरेटस में क्या आएगा, 2 हाफ सेल, और हाफ सेल है क्या, एक मेटल स्ट्रिप डिप्ड इन इट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन उसी मेटल स्ट्रिप के सॉल्ट का होना चाहिए, उसी के आयन का होना चाहिए। तो वही लिखा है मेटल स्ट्रिप डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर है, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। सेकंड क्या लिया मैंने, मेटल स्ट्रिप्स को, अच्छा मेटल स्ट्रिप को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर विद वोल्ट मीटर। सेकंड पॉइंट क्या है, ये वाला, कि कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर बीच में लगाया, ताकि मुझे डिफ्लेक्शन पता लगे कि कितना करंट आ रहा है जा रहा है, जो भी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये कनेक्ट कर दिया, तो अगर सिर्फ ये कनेक्ट करूंगा तो एक टाइम के बाद ये इस चीज की वजह से, ये और ये की वजह से रुक जाएगा सेल। तो मेरे को वापस से अगर सेल को चालू करना है तो मेरे को सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा, ये आयन को बैलेंस करके और न्यूट्रलिटी क्रिएट करेगा, तो वापस से करंट चालू। तो थर्ड चीज क्या आएगी, ये वाला 2 सॉल्यूशन कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या, चार्ज को इक्वलाइज करेगा, इस सल्फेट के माइनस को यहाँ से कम करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन आ पाए, और वहां से उस प्लस को कम करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जा पाए, क्लियर है। तो सॉल्ट ब्रिज का ये मेन काम है। ये 3 पॉइंट अपने अपैरेटस में लगेंगे, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है जो लेफ्ट और राइट सेल है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा देखो, डैनियल सेल या अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसमें एक कंडीशन फिक्स है, क्या, राइट और लेफ्ट वाली चीजें, ठीक है। मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा राइट ये है, ठीक है, मेरा लेफ्ट ये है, तो इधर वाली जो होगी वो लेफ्ट सेल ही होगी, उधर राइट ही होगी। लेफ्ट में हमेशा तुम एनोड वाली चीज को ही रखोगे, फिक्स है, लेफ्ट में एनोड रखोगे और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसको चेंज नहीं करोगे कभी, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे भी आता है कि लेफ्ट में क्या होगा, हमेशा एनोड होगा, और लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। राइट में क्या होगा, कैथोड, और वहां क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आ गया। तो देखो अपनी जो रॉड बनी थी, जब ये हाफ सेल था तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए। अब ये रेडी हैं किसी से भी कनेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना कनेक्ट करने के बाद। तो कनेक्ट करने के बाद जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इस रॉड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने रिमूव कर दिया अपने से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब वो इधर आएंगे तो ये रॉड पॉजिटिव से भरी है ना पूरी, इस पे जैसे ही वो वायर कनेक्ट किया तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना शुरू किया ना, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो उस साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होगा, रिडक्शन, वायर कनेक्ट करने के बाद, क्लियर है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। लेफ्ट में होता है एनोड, राइट में होता है कैथोड, ये चीजें फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसमें लेफ्ट साइड में लिया क्या है, पहले तो जिंक की स्ट्रिप ली डिप्ड इन 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, और मैंने बोल दिया 1 मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स किया है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड आएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा यहाँ पे। इधर के लिए कॉपर स्ट्रिप डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, समझ में आया सब। इसके बाद की प्रोसेस अपन ने लिख दी कि क्या क्या होगा हाफ सेल में, और ये कंप्लीट सेल में। Zn का क्या होगा, Zn +2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जमेंगे रॉड पे, यहाँ पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर बाद में जाइए। अच्छा ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वायर कनेक्ट करने के बाद की आएगी, ये याद रखना सब, ठीक है, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, उधर से आए और इस पे जमे, तब जाके कॉपर यहाँ जम रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब इधर वाली उधर वाली को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर वाली क्या होगी, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन वाले में क्या होगा, एनोड, क्योंकि एनोड पे ही होता है, और चार्जेस क्या होगा उस पर, नेगेटिव होता है। तो वही सब चीजें लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसको लेफ्ट है तो लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, नेगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, या एनोड हाफ सेल, सारे नाम इसके हैं। तो इसके अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट में कौन सी सेल होती है, लेफ्ट हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सेम अपोजिट होगा इस साइड वाले के लिए, रिडक्शन होता है तो रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल। कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं, क्योंकि देखो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे ना तो यहीं से बनेंगे, सॉल्व करने वाले तो बहुत सिंपल होते हैं इनके, कि उधर का जोड़ा इधर का जोड़ से जोड़ना है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन जोड़ना है, E0 आ जाता है, क्लियर है। चलो हाँ एनोड ये हाँ कॉन्सेंट्रेशन का क्या, इसमें भी 1 मोलर ही रहेगा, ये भी 1 मोलर है,
चेंज अगर होता है तो वो रिडक्शन मतलब सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और मैंने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, सोच ले, ये समझ में आया। तो इसके लिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है LOAN वाला, लोन। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बेटा इधर देख लो सारे, LOAN वाला, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो ये ट्रिक है कि LOAN इधर आएगा और उधर RRCP, राइट में रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। समझ में आ गया? ठीक है, या फिर अपन ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, अल्फाबेटिकल A से स्टार्ट होता है, A से एनोड आएगा, एनोड पे इतना तो मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन होगा, ये कंफ्यूजन तो नहीं कि एनोड पे रिडक्शन करोगे। तो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ ना चीजें बनाना, तो इधर एनोड आएगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और फिर उधर जाऊंगा तो उस पर कैथोड आएगा और रिडक्शन होगा। तो या तो LOAN वाले से याद रखो या फिर नॉर्मली ऐसे याद रखो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो वही लिखा है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट पे रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। तो ये रॉड थिन हो जाएगी, ये रॉड थिक हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक टाइम के बाद ये चीज आके रुक जाएगी, ये प्रोसेस जो है ये वाली रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? उसका रीजन ये है कि यहाँ जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये जा रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी तो बहुत सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जाने पे 1 पॉजिटिव आएगा। तो जब प्रोसेस चल रही तो बहुत सारे जिंक इकट्ठे हो गए ना, तो अब बहुत सारे जिंक इकट्ठे होने का मतलब क्या, बहुत सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। तो मान के चलो कि ये रॉड डिप्ड है, बहुत सारे पॉजिटिव इसके आसपास है, तो क्या है, पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन निकलने देंगे? अब नहीं। ठीक है, मान लो जो थोड़े बहुत निकल भी रहे होंगे, ये इधर आएंगे ट्रेवल करके यहाँ पे। अब इधर जो रॉड है इस साइड वाले पे, इस साइड में सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नेगेटिव है बहुत सारे, सल्फेट, क्योंकि कॉपर प्लस तो यहाँ चिपक रहे हैं ना इस पे, तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, बहुत सारा नेगेटिव। और किसकी वजह से? सल्फेट आयन की वजह से। अपने को बस इतना याद रखना है क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव है, समझ गए, बहुत सारा नेगेटिव, और यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है, तो इतने सारे नेगेटिव इस एक इलेक्ट्रॉन को आराम से रिपेल नहीं करेंगे क्या? कि आने देंगे कि आके बैठ जाए? नहीं ना, माइनस, इतने सारे माइनस है तो आराम से रिपेल हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि ये माइनस यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। समझ गए? पहली चीज तो इधर से ही नहीं निकल पाएगा, निकल भी गया तो इधर नहीं आ पाएगा, तो सेल रुक जाएगी। तो इसके लिए फिर अपने को क्या करना है कि इन 2 बीकर को ऐसे कनेक्ट करना है कि इनके सॉल्यूशन में जो आयन है वो कम हो जाए, या फिर सॉल्यूशन में जो चार्ज इकट्ठा हो गया कि यहाँ जो नेगेटिव बहुत सारा इकट्ठा हो गया है ये कम हो जाए, यहाँ पे जो बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया जो उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है वो कम हो जाए। उसके लिए कनेक्ट किया फॉल्ट ब्रिज। ठीक है, फॉल्ट ब्रिज में एक फॉल्ट होगा, KCl फॉल्ट है, KNO3 फॉल्ट है, तो उसमें एक फॉल्ट होगा कोई भी मेटल का और ऐसा। ठीक है, तो फॉल्ट है तो ये क्या करेगा, इधर पॉजिटिव है ना सॉल्यूशन में जो इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें से KCl में से नेगेटिव वाला इधर फेंक देगा। नेगेटिव इधर आ गया तो इसका नेगेटिव ये सॉल्यूशन के पॉजिटिव से आपस में इंटरेक्ट करके न्यूट्रल हो गया थोड़ा, तो अभी इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। ये इधर आया इधर, अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को कौन नहीं आने दे रहा था, बहुत सारा नेगेटिव, तो ये फॉल्ट ब्रिज में से क्या इधर आएगा और नेगेटिव आएगा क्या, नहीं, और नेगेटिव तो इसको और भी नहीं आने देगा, तो फॉल्ट ब्रिज से क्या आएगा इधर, पॉजिटिव आयन, मतलब K+। तो बहुत सारे K+ जब यहाँ पे आ जाएंगे तो वो K+ इस माइनस को न्यूट्रल करेंगे ना, तो न्यूट्रल करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है? तो फॉल्ट ब्रिज का काम क्या समझ में आया? ठीक है, अब मान लो अगर मैं ऐसी कोई चीज फॉल्ट ब्रिज में कनेक्ट कर दूं जो K और Cl है, तो KCl तो चलो इससे कनेक्ट नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन सिल्वर वाला क्वेश्चन लेते हैं, अभी उसमें आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिया है फॉर एग्जांपल सिल्वर की रॉड ली थी। ठीक है, तो सिल्वर वाली जो रॉड है और KCl का जो फॉल्ट ब्रिज है, तो ऐसे तुमको रॉड्स या फिर ऐसे सल्फेट, मतलब KCl जो है, KCl का Cl और K+, ये सॉल्यूशन में जाके इससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इधर क्या था, अभी अपना सल्फेट था, इधर मैं बोल रहा हूँ पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम सल्फेट नहीं बनेगा। ठीक है, पोटेशियम इस सल्फेट से रिएक्ट नहीं करेगा, बस न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसी चीज ले ली मैंने कि AgCl ले लिया यहाँ पे, तो और यहाँ पे Cl, इसका एग्जांपल आता है AgCl, Ag+ और Cl-। अच्छा इधर देखो, ये वाला जो रॉड है, अगर ये रॉड में सिल्वर का लूं, इस साइड वाला है ना, ये हाथ है, तो सिल्वर के रॉड से क्या आएगा, सिल्वर के आयन इकट्ठे होंगे नीचे बहुत सारे, समझ गए, और इलेक्ट्रॉन इस रॉड में इकट्ठे हो जाएंगे सिल्वर वाली रॉड में, और सॉल्यूशन में क्या है, बहुत सारे सिल्वर के आयन आ गए।
अब अगर मैं KCl वाला सॉल्ट ब्रिज लेता हूँ तो KCl में से पॉजिटिव इधर इकट्ठा हुआ ना Ag का, समझ में आया? सिल्वर का पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, तो अगर उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने कौन आएगा इसमें से? नेगेटिव। नेगेटिव जब आएगा तो AgCl हमेशा आपस में रिएक्ट करता है और AgCl क्या बना लेगा? PPT बना लेगा। तो ये चीज नहीं करनी है अपने को कि कोई थर्ड चीज आके रिएक्शन में पार्ट ले, ठीक है? थर्ड चीज आके रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। तो AgCl PPT नहीं बना, मतलब नहीं बनाया, तो अपन क्या करेंगे फिर? अगर सिल्वर का ले रहा हूं तो फिर मेरे को ऐसा कोई सॉल्ट ब्रिज लेना पड़ेगा जो इसके क्लोराइड मतलब सिल्वर से रिएक्ट ना करे। क्लियर है? तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल आयन बैलेंस करना, ठीक है? और सेकंड चीज, वो जो आयन बैलेंस कर रहा है वो सिर्फ बैलेंस ही करे, ऐसा नहीं कि रिएक्शन में पार्ट ले ले, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, तो वही चीज लिखिएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? सेल में स्टॉप वर्किंग, थोड़ी देर बाद सेल रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? ये रेड वाले रीजन है, समझ गए? ठीक है। Zn+2 आयन इंक्रीजेज इन द लेफ्ट सेल नीचे, और इधर कॉपर +2 आयन डिक्रीजेज इन द राइट सेल। मतलब उसमें से सॉल्यूशन में से कॉपर आके इस पे चिपक रहा है ना, तो वहां पे कम हो गया, और इधर से ये वाला। तो Zn+2 जब इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट सेल में तो क्या कर रहा है? नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है इसमें। और यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉपर +2 कम हो रहा है इधर, तो कॉपर तो रॉड पे चिपक गया, तो नीचे क्या बचा? सल्फेट। तो सॉल्यूशन में क्या बढ़ेगा? सल्फेट। तो इंक्रीजेस नेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू सल्फेट आयन, ठीक है? तो इधर सल्फेट बढ़ा, इधर Zn+2 बढ़ा, तो ये इंक्रीज नेट पॉजिटिव चार्ज। इसको लिखना है तो लिख लेना ड्यू टू Zn+2 आयन्स। क्लियर है इतना सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन प्रिवेंट द आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश पढ़ के समझ में आती है ना? पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन में है Zn+2, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा बाहर, तो वही लिखा है प्रिवेंट द आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फेट है वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रुक गया अभी, ठीक है? ये अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए अपन करेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो फॉर द चार्जेस बिकम अनबैलेंस एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अब इस रुकी हुई सेल को चालू करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये आयनिक बैलेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आ और जा नहीं पा रहा था, उसको हटाना पड़ेगा। उसको कैसे हटाऊंगा? सॉल्ट ब्रिज लगा के। तो इसका रीजन लिखो, मतलब ठीक है। सो वी यूज सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है? अब सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके पॉइंट्स लिखते हैं। समझ में आया सभी को इतना? कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है ना इतना? अब देखो, अगर इससे थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए फिर कि क्यों हो रही चीजें, क्या हो रही है, कैसे। क्लियर? चलो, अपन ने समझ लिया। हाँ, जल्दी जल्दी बैठो फटाफट, बिना डिस्टर्ब किए, है ना? आवाज माही, आवाज नहीं करना, उसके पीछे आवाज नहीं करना ना, बातें नहीं। देखो, ठीक है, अपन ने सेल समझ ली, लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज तक अपन पहुंच गए थे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज तक मतलब कि जो आयंस का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो एक टाइम पे आके रुक जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे लेकिन खिंचा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इधर से पॉजिटिव इधर खींच रहा है, सॉल्यूशन का पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे। अगर कुछ निकल के आ भी गए तो वो इधर एंटर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है तो वो उसको रिपेल कर रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के अपन ने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, यू शेप की ट्यूब होती है और यू भी इन्वर्टेड यू सीधा बनता है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज को उल्टा लगाऊंगा ना मैं, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब बोलते हैं इसको। समझ गए? इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। अब ये ट्यूब के अंदर देखो, अगर ट्यूब के अंदर मैं लिक्विड सॉल्यूशन भरूं एकदम पानी जैसा, तो वो तो इधर धुल जाएगा ना, उल्टा रखूंगा तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ऐसा कोई पेस्ट बनाते हैं। अब वो पेस्ट होगा किसका? अगार अगार सॉल्यूशन का होता है। या फिर तुम लोगों ने कभी देखा होगा जो मिलावट वाले रहते हैं ना, उसमें जैसे दूध में रहता है कि कोई चीज मिला देते तो दूध गाढ़ा हो जाता है। पाउडर मिला, पानी है, दूध वाला पाउडर आता है ना, पानी नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा मतलब बहुत ही ऐसा है कि ठीक है धुल जाएगा। उसमें अगर वो दूध के पाउडर से पैकेट डाला तो गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में अगार अगार का पाउडर आता है, उसको तुम कोई भी चीज में ऐसे डालोगे ना तो वो सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगार, बेटा बातें नहीं,
ये क्वेश्चंस करना है तो बाहर चले जाओ अभी, ठीक है। तो इधर देखो फिर, ठीक है। तो ये जो यू शेप की ट्यूब है, इसमें पानी वाला कोई सॉल्यूशन में ले नहीं सकता, क्योंकि पानी वाला लूंगा तो मेरे को ट्यूब को दोनों साइड से फिर पैक करना पड़ेगा, और पैक कर दिया तो फिर आयन कैसे ट्रांसफर होंगे, समझ गए। तो ओपन वाले जो पोर्शन है वहां से आयन ट्रांसफर होना चाहिए, तो मेरे को ट्यूब के अंदर कुछ एक सॉल्यूशन रखना भी है, और ऐसा रहे कि वो इधर गिरे भी ना। तो मैं उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको बहुत गाढ़ा कर दूंगा, अगार अगार को मिक्स करके। क्लियर है। अगार अगार को किसके साथ मिक्स करूंगा, जो भी मैं उसके अंदर सॉल्यूशन रख रहा हूँ। जैसे KCl है, तो मेरे पास KCl है, उसमें मैंने उसमें अगार अगार डाला, उसका एक अच्छा पेस्ट बना लिया, उस पेस्ट को मैंने यू शेप ट्यूब के अंदर भर दिया। समझ गए क्या करना है, ठीक है। तो ये ट्यूब है। अब ये ट्यूब करती क्या है, ट्यूब के अंदर जो भी मैं KCl लूँ, KNO3 लूँ, NH4NO3 लूँ, तीनों यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम KCl यूज करता है, ठीक है। तो KCl अगर मैं ले रहा हूँ तो KCl क्या करता है, आयनिक बैलेंस करेगा। जिधर पॉजिटिव आयन ज्यादा है उस साइड नेगेटिव पहुंचा देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिधर नेगेटिव ज्यादा है उधर पॉजिटिव पहुंचा देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो यू शेप जो ट्यूब है अपनी सॉल्ट ब्रिज, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या लूंगा मैं। ट्यूब मैंने खाली ले ली, ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, KCl होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए, पहले वो डिसाइड होगा। ट्यूब बना ली मैंने इलेक्ट्रोलाइट से, अब उस ट्यूब को मैं दोनों बीकर को कनेक्ट करते हुए रखूंगा। तो उसके बाद आएगा फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, उसका काम क्या है। तो पहले ट्यूब का देख लें कि ट्यूब होगी क्या, ट्यूब में क्या रखेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज अब जो अपन ने सॉल्ट ब्रिज लिया है ना, उसमें एक चीज ये भी याद रखोगे कि मान लो KCl है, 5 Cl इधर जाएंगे तो 5 K इधर आएंगे, ठीक है। जितनी स्पीड से K इधर आएंगे उतनी ही स्पीड से Cl इधर जाएगा। ये चीजें फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि Cl ज्यादा इधर आ गए, पोटेशियम कम जा पा रहे हैं, या Cl जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पोटेशियम धीरे धीरे जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ कैटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। जो अपना सर्किट बनेगा उसका आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मूवमेंट ऑफ आयंस बराबर होने चाहिए। क्योंकि देखो वायर में करंट जा रहा था, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये पता है। ऐसे बैठे हो, दो बीकर है, वायर कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्लो हो रहे हैं तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे में आसपास में फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूवमेंट ऑफ ये जो है सॉल्ट ब्रिज से जो आयन इधर आ रहे हैं बार बार, इनको अफेक्ट ना करे, या फिर अफेक्ट करे तो बराबर करे। ऐसा नहीं है कि K+ को कम जाने दे रहा है और Cl उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से धीरे धीरे जा रहा है, या एक ज्यादा जा रहा है एक कम जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कैटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस, वो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। चार्ज एंड साइंस ऑफ आयन शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज -2 वाले हैं और पॉजिटिव 1 वाले ही हैं, ठीक है। चार्ज भी बराबर होने चाहिए, कि K पे प्लस है तो Cl पे माइनस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव सिंगल वाला है और एक ज्यादा नेगेटिव वाले हैं। स्पीड ऑफ कैटायन स्पीड ऑफ एनायन समझ में आ गया। जितनी तेजी से ये जाएंगे उतनी ही तेजी से ये भी जाने। ऐसा नहीं कि ये बहुत धीरे जा रहा है और ये बहुत तेज जा रहा है, तो फिर भी डिस्टर्ब हो जाएगा अपना आयनिक बैलेंस। अपन को चाहिए कि वो बैलेंस रहे, तो दोनों साइड बराबर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कैटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन। चार्ज एंड साइन ऑफ द आयन शुड बी इक्वल। कैटायन पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एनायन पे भी एक नेगेटिव होना चाहिए। कैटायन पे 2 पॉजिटिव है तो एनायन भी ऐसा होना चाहिए जिसपे 2 नेगेटिव हो। क्लियर है। तो चार्ज एंड साइन सेम होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनायन। जितने कैटायन ट्रांसफर हो रहे हैं उतने एनायन भी ट्रांसफर होने चाहिए, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन। मोबिलिटी मतलब उसका चलना, कि जितनी तेजी से ये चल के जा रहे हैं उतनी तेजी से ये भी चल के जाना चाहिए। मोबिलिटी मतलब स्पीड ही समझ लो, ठीक है। स्पीड ऑफ कैटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन। तो मोबिलिटी वर्ड का मतलब समझना हो तो स्पीड है। क्लियर है, ठीक है। अब KCl मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यूज करते हैं अपन, लेकिन KCl के अलावा KNO3 और NH4NO3 भी यूज कर सकते हैं। KCl इज जनरली प्रिफर्ड, लेकिन KNO3 K+ और NO3 माइनस, तो देखो ना 1+ 1 माइनस, यहाँ NH4+ NO3 माइनस, यहाँ भी 1+ 1 माइनस, तो ये दोनों भी यूज कर सकते हैं KNO3 और NH4NO3। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोड सिल्वर, मरकरी, लेड और ये Ti वाला ले रहा हूँ, ठीक है, इनके अगर इलेक्ट्रोड्स लेता हूं तो मैं KCl यूज नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि सिल्वर भी क्लोराइड मतलब Ag+, ये Cl, जैसे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में फिर Ag+ बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ ये प्लस न्यूट्रलाइज हो, तो नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इस Ag के साथ बॉन्ड बना लेगा और PPT बन जाएगा। तो अब वो रिएक्शन से उसने अपने आयन ही गायब कर दिए ना,
तो यहाँ पे अपन ऐसी चीज कोई भी नहीं लेंगे कि बाहर की कोई चीज आके अपने रिएक्शन के आयंस को कम करे। तो सिल्वर का अगर इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, मरकरी, लेड और टीआई वाला इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, अगर आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, तो मैं फिर केसीएल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इन सबके क्लोराइड पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बनाते हैं पीपीटी इनके क्लोराइड। ठीक है, प्रेजेंट इन अ सेल, देन केसीएल सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड। अगर ये 4 आ रहे हैं तो केसीएल नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करें? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये वही है, एजीसीएल का पीपीटी बनेगा, Hg2Cl2 का, PbCl2 और TiCl का, इनके पीपीटी बन जाएंगे। तो अपन नहीं चाहते कि इनके पीपीटी बने। कोई भी बाहर वाली चीज या KCl में से K या Cl मेन रिएक्शन में इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, बस आयनिक बैलेंस करने में हेल्प करना चाहिए, लेकिन बॉन्ड नहीं बनाए। तो ये 4 पीपीटी बन जाएंगे तो अपना फिर सॉल्यूशन से वो पार्ट ही कम हो जाएगा ना। ठीक है, इतना समझ में आया? एट द माउथ ऑफ ट्यूब। अब ये होगा कहाँ? जो ट्यूब है अपनी इस सॉल्यूशन में डिप है, तो जैसे ट्यूब से Cl आएगा या सॉल्यूशन में Ag बहुत सारे घूम रहे होंगे ना, तो यहीं पे एक वो बन जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा पोर। AgCl यहाँ जम जाएंगे बहुत सारे, तो ये पोर यहाँ से बंद हो जाएगा। उधर अगर होगा तो वो पोर बंद हो जाएगा। अगर पोर बंद हो गया तो इधर तो आयन ट्रांसफर होते जाएंगे फिर, समझ रहे हो, लेकिन इधर नहीं होंगे। समझ गए? तो अगर इधर Ag+ सॉल्यूशन में इकट्ठे हैं तो वो Ag+ और इधर से जो Cl आ रहा है वो यहीं पे बहुत सारा AgCl पीपीटी बना लेंगे, तो ये पोर बंद हो जाएगा। अगर पोर बंद हो गया तो फिर आयन का ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा ना। तो अपन ये चाहते हैं कि जितने उधर से नेगेटिव जा रहे हैं उतने पॉजिटिव इधर आए या सेम आए, तो वो वाली चीज फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। तो वो ये बोल रहा है कि माउथ ऑफ द ट्यूब पे पीपीटी बन जाएगा तो माउथ ऑफ द ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, तो ये नहीं चाहते अपन। यहाँ पे फिर कोई दूसरा ऐसा पीपीटी लेंगे जो इनसे रिएक्ट ना करे। अब बुक में लिखा नहीं है कौन सा, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ठीक है, दिया नहीं तो पूछेगा भी नहीं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो। विच विल प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ आयन्स एंड इट्स फंक्शनिंग विल स्टॉप। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इधर से आयन नहीं जा पाएंगे, सिर्फ उधर से जा रहे हैं। और अपन ने क्या बोला, रूल क्या है, बराबर जाने चाहिए। क्लियर है? तो एक बीकर में नहीं जा पाएंगे, एक बीकर में जाएंगे तो फिर वापस से डिसबैलेंस ही हो गया हो। तो समझ गया ना, इधर से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे, उधर लेने के लिए वो रेडी हो गया। क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे तो लेने के लिए रेडी भी हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। समझ गया ना, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो इस पोर्शन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोलाइट क्या सिलेक्ट करेंगे फाइनली, KCl, KNO3, NH4, NO3। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रोड्स आते हैं तो KCl वाली चीजें यूज नहीं होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनके क्लोराइड्स या पीपीटी। ठीक है, चलो अब इसका यूज सॉल्ट ब्रिज में होता क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब भाई इनर्ट मतलब ऐसा होगा कि जो अपने रिएक्शन में यूज ना हो। ठीक है, जैसे AgCl और इनका होगा तो फिर वो यूज हो जाएगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब यही है अपने KCl, KNO3 और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अपने डैनियल शेल में। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। अगर अगर पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका पेस्ट। ठीक है, तो अगर अगर के साथ मैंने मिक्स किया KCl और जो पेस्ट बना इसको मैंने ट्यूब में भर दिया। क्लियर है? ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अपने रिएक्शन में मतलब मिक्स ना हो, कहीं भी रिएक्शन ना करे। दिस इलेक्ट्रोलाइट हु फाइंड डू नॉट टेक पार्ट इन द मेन शेल रिएक्शन। क्लियर है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज देखो यू शेप ट्यूब होती है। काम क्या है इसके, 3 काम है, तीनों याद रखना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, सर्किट को कंप्लीट करना, हाँ, और ये वाला कौन सा है, कंप्लीट द इनर सर्किट, ये वर्ड याद रखना है ना, बस याद रख लेना है बस। ठीक है, इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन को बिना मिक्स किए कनेक्ट करना। ठीक है, अगर अगर का पेस्ट इसीलिए ले रहे हैं, वरना कभी भी तुम देखना अगर 2 ट्यूब्स होती है, 2 जगह बीकर भरा हो, मतलब 2 कहीं पानी भरा होता है और एक खाली ट्यूब को तुम जोड़ दोगे तो खाली ट्यूब में इधर से इधर लिक्विड चलने लगता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में। तो वो नहीं करना है अपने को, इसीलिए अगर अगर से पूरा पैक कर रखा है अपन ने। ठीक है, तो इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। रिड्यूस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड और ये अगार, ये लिक्विड और ये अगार, यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको कम करता है। तो रिड्यूस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड। ये यहाँ पे एक वो वाला और ये वाला। ठीक है, तो बस 3 पॉइंट याद रखना कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करना, चार्जेस बैलेंस करना और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम करना। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखोगे। अगर सॉल्ट ब्रिज में हटा देता हूं तो जो पोटेंशियल दिख रहा था ना वो 1.1 वोल्ट का, वो 0 पे चले जाएगा फिर, क्योंकि करंट मूव नहीं करेगा। फिर सॉल्ट ब्रिज है तब तक न्यूट्रलिटी मेंटेन है, तो करंट मूव करके 1.1 का उस पर डिफ्लेक्शन दिखेगा वोल्ट मीटर में। लेकिन जैसे मैंने सॉल्ट ब्रिज हटाया
वो डिफ्लेक्शन कहीं पे हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे हैं, तो वोल्ट मीटर से पास नहीं होंगे तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो वही लिखा है कि सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0, या फिर सेल वर्क करना बंद कर देगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं उसमें ऐड करने थे अपने को कि ये कर क्या रहा है सॉल्ट ब्रिज। इस साइड क्या इकट्ठे थे? पॉजिटिव आयंस। तो इस साइड वाले में वो Cl को पास कर रहा है, मतलब लेफ्ट वाली सेल में क्या पास कर रहा है? क्लोराइड आयन पास कर रहा है, ताकि इधर न्यूट्रल हो जाए, इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। इधर वाली सेल में क्या थे? सल्फेट आयन। तो इधर वो क्या पास कर रहा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम इधर वाली राइट वाली सेल में पास होगा और इधर न्यूट्रल हो जाएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। क्लियर? तो वही लिखा है, इट इक्वलाइजेस नेट पॉजिटिव चार्ज बाय डिफ्यूजिंग क्लोराइड माइनस टू द लेफ्ट सेल, क्लोराइड इधर वाली सेल में, और इट इक्वलाइजेस द नेट नेगेटिव चार्ज बाय डिफ्यूजिंग पोटेशियम प्लस टू द राइट सेल। तो पोटेशियम को इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा। समझ में आया सभी को? है कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये हो गया पोर्शन अपना यहाँ पे खत्म। यहाँ पे इसकी थ्योरी होती है खत्म। इतनी थ्योरी इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन थ्योरी से आता है तो फिर वो गलत ना जाए। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं। E0 निकालना बहुत सिंपल है, नर्व्स इक्वेशन के बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी से आ जाएगा तो फिर गलत करोगे तुम लोग। ठीक है, चलो अब ये जो वर्ड लिखा ना बेटा, इधर अपन ने हाफ सेल दोनों देख लिए, हाफ सेल की रिएक्शन देख ली कि किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन, लेफ्ट राइट सब हो गया। सॉल्ट ब्रिज उसका फंक्शन देख लिया। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका कि कोई भी सेल रिएक्शन को तुम रिप्रेजेंट करते कैसे हो। ठीक है, हेडिंग आती है उसकी फर्दरलैंड नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। बस वो नाम से कोई नहीं, बट ऐसा कभी नाम, हाँ ऐसा कभी नाम आ जाए तो तुम डरना नहीं कि ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसका मतलब है सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ गया ना? शॉर्ट, इसको कैसे भी बोलो, शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर गैल्वेनिक रिप्रेजेंटेशन, ये बोलो। समझ गया ना कि गैल्वेनिक सेल जो अपन ने बनाई है इसको लिखूं कैसे, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे लिखूं, हर चीज को मेंशन करते हुए। तो उसके लिए नोटेशन है शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। क्लियर है? जैसे तुमको रीड करना हो कर लेना उसको। तो अगर ये वर्ड आता है शॉर्ट हैंड नोटेशन तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सेल रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन के रूल्स क्या होते हैं? एनोड, देखो अपन ने क्या बोला, इस साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और एनोड हमेशा इधर होगा, लोन वाले से लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो इस साइड हमेशा एनोड ही होगा और ऑक्सीडेशन ही होता है, उस साइड हमेशा कैथोड होगा और रिडक्शन ही होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही लिखा जाएगा, एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखोगे, कैथोड को हमेशा राइट में लिखोगे। ठीक है, सेपरेटेड बाय 2 फेज, स्टेट्स ऑफ मैटर इज शोन बाय वर्टिकल लाइन। देखो ये ऐसा है, जैसे इधर वाला जो सॉल्ट ब्रिज था उसमें क्या है, कॉपर की रॉड है अपने पास। ठीक है, और कॉपर के सॉरी कॉपर की नहीं, कॉपर उधर, इधर जिंक वाला है, जिंक की रॉड है और जिंक का सॉल्यूशन। तो 2 फेजेस सेपरेट हो रहे हैं ना, और जिंक के जो सॉल्यूशन है उसमें जिंक के आयन है इधर से टूट टूट के जा रहे हैं। तो Zn+2 के जो आयन है वहां एक्वस में को लिखना पड़ेगा। समझ गए? और जो रॉड है वो सॉलिड है ना, तो Zn के ब्रैकेट में मेरे को सॉलिड लिखना पड़ेगा। और जो 2 फेजेस का सेपरेशन हो रहा है ये रॉड और लिक्विड, तो मुझे पता है कि रॉड अलग है लिक्विड अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो बीच में एक डंडी बना के उसको सेपरेट करते हैं हमेशा। ठीक है, और डबल डंडा वो सॉल्ट ब्रिज का भी आएगा। तो सेपरेशन ऑफ 2 फेजेस, 2 फेजेस मतलब समझ गए क्या है? समझ गए ना ये चीज? जो अपना ये बीकर है, बीकर में ये है, तो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो ये क्या है, कॉपर की रॉड है, और यहाँ पे हाँ ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर का, यार कॉपर उधर है, जिंक वाला इधर। ठीक है, ये जिंक है, ये Zn+2 का यहाँ पे आयंस है। तो जिंक और Zn+2 को मैं एक साथ जब भी लिखूंगा तो बीच में एक डंडा मारूंगा। बस ये रूल में आता है कि डंडा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ 2 फेजेस शोन बाय वर्टिकल लाइन, ये ऐसा है। देखो कॉपर इधर है, कॉपर से Copper+2 अगर बन रहा है तो ये सॉलिड है, एक्वस है, और सॉल्यूशन का हमेशा कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे कितना है। लिक्विड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा 1 मोलर, या जो भी गिवन है 0.01 0.02 जो भी दिया होगा वो लिखना पड़ेगा। क्लियर है? वो एक्वस है, सॉलिड है, ये चार्जेस लिखा, और इनके बीच में जो फेस सेपरेशन या बाउंड्री, ये सॉलिड है लिक्विड है, तो फेस सेपरेशन जब भी होगा एक बॉर्डर खींचोगे। क्लियर है? तो ये इस साइड वाला हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड वाला अपना क्लियर है। एनोड हाफ सेल कैसे लिखा, दोनों को सेपरेट करके। उसके बाद बीच में बनाओगे सॉल्ट ब्रिज, डबल डंडी मतलब सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद लिखोगे उस साइड कैथोड वाली रिएक्शन,
कैथोड हाफ सेल, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो उधर रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखोगे Cl माइनस से Cl2, ये यहाँ की नहीं है मतलब दूसरा एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो रिडक्शन वाली चीज लिखी, उसमें भी क्या है जो सॉल्यूशन है एक्वस और उसका कॉन्सेंट्रेशन, और जो सॉलिड फेज या अगर गैसियस वाली चीजें आ रही है तो उसका गैसियस और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगला रूल देखो, सॉल्ट ब्रिज को हमेशा डबल बॉन्ड से डबल स्लैश से डिनोट करेंगे। प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन दिया है अगर 1 मोलर तो वो लिखा जाएगा, प्रेशर अगर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर है, जितना भी एटमॉस्फेयर वो लिखा जाएगा, क्लियर है। तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन इज रिटन इन ब्रैकेट, सॉल्ट ब्रिज डबल बॉन्ड फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड। अब इसको अलग ध्यान रखना, ये काय में आएगा FHE वाले पोर्शन में, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है। तो जब भी गैसियस वाले क्वेश्चन आएंगे फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, उसमें एनोड पे पहले इलेक्ट्रोड लिखोगे फिर गैस लिखोगे, ठीक है। एज ए कैथोड जैसे अगर बिहेव कर रहा हो, देखो अरे कौन है इधर, देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक अपन ने बनाया था कि मैंने बोला कॉपर है, तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड वो होता है क्या बोलते हैं SRP, वो कितना है पता करना है, तो उसको मैं शी से कनेक्ट करूंगा। कोई भी एलिमेंट का पता करना है तो शी वाले से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा तो शी रिड्यूस होगा, एलिमेंट रिड्यूस होगा तो शी ऑक्सीडाइज होगा। तो वो ये बोल रहा है कि अगर इस शी वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, उसके हिसाब से उसके नोटेशन अलग जाते हैं, ठीक है। एज ए एनोड अगर काम कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड पहले लिखोगे, गैस बाद में लिखते हैं। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड उसमें यूज होगा, प्लेटिनम लिखा, फिर हाइड्रोजन गैस होती है तो उसको बाद में लिखा। लेकिन अगर वही FHE अगर कैथोड जैसे बिहेव कर रहा है तो गैस पहले लिखेंगे, इलेक्ट्रोड बाद में लिखेंगे। देखो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किस चीज का होगा, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट इधर बना। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहले से H2 नॉर्मल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा Pt। तो ये वाली चीज एक थोड़ा ध्यान रखना नोटेशन में, ठीक है। अब इसमें ये वाले जो नोटेशन हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है लिखा है, इसमें एक चीज और तुम लोग ऐड करोगे, हाँ ये जब FHE वाला पोर्शन आएगा ना तो समझ जाओगे, क्योंकि FHE एज ए एनोड भी काम करता है, एज ए कैथोड भी काम करता है। अगर एज ए एनोड काम कर रहा है तो पहले Pt लिखा जाएगा फिर हाइड्रोजन, अगर कैथोड काम कर रहा है तो पहले हाइड्रोजन लिखा जाएगा फिर Pt लिखा जाएगा नोटेशन में। जैसे यहाँ पे देख कैथोड क्या जैसे काम कर रहा है, तो कैथोड में अच्छा वो तो इधर वाला है, तो पहले क्या लिखा अपन ने Cl2, मतलब जो भी गैस है उसको पहले लिखेंगे और फिर इलेक्ट्रोड को बाद में लिखेंगे। तो गैस पहले लिखा, इलेक्ट्रोड बाद में लिखा, अगर कैथोड जैसे काम कर रहा है। अगर ये एनोड जैसे इधर काम करता, एनोड होता, तो पहले में क्या लिखता एलिमेंट या इलेक्ट्रोड और फिर उसका जो भी गैस उसमें है वो लिखता। क्लियर है, ये वाला नहीं आया होगा इतना, जब FHE पढ़ेंगे आ जाएगा, बाकी नॉर्मल इतने याद रखना, ठीक है। अब इसमें एक चीज और तुम लोग ऐड करना इस वाले में, ठीक है बेटा सारे इधर, जब भी तुमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्ट ब्रिज बीच में बनाते, ठीक है, इधर 2 चीज दी होगी और इधर भी 2 चीज दी होगी, तो याद रखना ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। फिर इस साइड का वापस वही रिएक्टेंट ये होता है, प्रोडक्ट ये होता है। इस चीज को याद रखना, रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। बेटा सुनो, सेल रिप्रेजेंटेशन देके रिएक्शन पूछता है वो कैसे लिखते हैं, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड लिखूंगा, इस साइड का भी रिएक्टेंट रिएक्टेंट की साइड लिखूंगा, और इस साइड का प्रोडक्ट इस साइड के प्रोडक्ट की साइड लिखूंगा, प्लस इस साइड का प्रोडक्ट इस साइड के प्रोडक्ट की साइड लिखूंगा। समझ गए? तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड लिखा जाता है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड लिखा जाएगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि ये चीज आएगी, अभी तुमको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, क्या है भाई, इसकी ड्रिल ही खत्म नहीं हो रही है। चलो सभी इधर है ना, यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, अब अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है कि E0 फाइंड करना है,
ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन, वो जो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे अब। तो कल अपन पढ़ेंगे ई नॉट फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन वाले, और इस सेल रिप्रेजेंटेशन से तुमको ई नॉट फाइंड करना रहेगा कि कैथोड का प्लस एनोड का जोड़ोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, उससे जो भी ई नॉट का आंसर आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एफएचई वाला पार्ट, एफएचई वाला पार्ट कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद आएगा नर्व्स इक्वेशन कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे ई नॉट, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थ्योरी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो फिर गलत हो जाएगा। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके, वो ऐसे बन जाएंगे, लेकिन थ्योरी इतनी आसानी से नहीं बनेगी अगर समझ में नहीं आई तो। क्लियर है? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।